नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो 2-3-4 दिन से पूरे सियासी हलकों में गरमाया हुआ है और लगातार उस पर बातचीत हो रही है। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने जो भाषण दिया और उस भाषण में जो झूठ और जो विभाजनकारी तत्व थे उनके भाषण में, उसका आज हम पर्दाफाश करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति जैसी है। वे लोग जानते हैं कि यदि एनडीए की सरकार यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यदि नहीं बनती है तो बीजेपी के कई बड़े नेता जेल की सलाखों में होंगे। आज जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी दल के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उसका बदला लिया जाएगा। यही वजह है कि पहले फेज के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आई, जो खबरें छनकर आई कि बीजेपी की हालत पतली है और शायद लोग नाराज हैं। यही वजह है कि सेकेंड फेज के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक आधार पर विभाजनकारी भाषण दे रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। उस पर आज हम बात करेंगे। प्रभात जी, आपने शायद भाषण सुना होगा। बांसवाड़ा में, राजस्थान के बांसवाड़ा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था, जिसमें 2-3 बातें उन्होंने जो बातें कही, जिसकी कड़ी आलोचना सोशल मीडिया पर भी हुई है और जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भी किया था। मुस्लिम का नाम लिया उन्होंने, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, अधिक बच्चे पैदा करने वाला कहा और जो हिंदू महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको डराया गया यह कहकर कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ जिक्र किया है उस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की माताओं और बहनों के सोने पर कांग्रेस की नजर है, उसे छीनकर घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जो बच्चे अधिक पैदा करने वाले लोग हैं उनको दे दिया जाएगा। और मनमोहन सिंह के 2006 के भाषण को कोट किया, जिसमें मनमोहन सिंह ने कभी सिर्फ अल्पसंख्यक के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और युवा और साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग की बात की थी कि उस पर इनका पहला अधिकार है। उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और बच्चों को काट करके मोदी ने सिर्फ अल्पसंख्यक की बात की और मुसलमानों का सामने मुसलमानों को रखकर एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश की है। यह हेट स्पीच के तहत आता है। कांग्रेस चुनाव आयोग भी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुलेआम इतना बड़ा झूठ बोलता हो। पीएम मोदी के पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी तक। आपका लंबा अनुभव है, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने खुलेआम इस तरह से झूठ बोला है? और हेट स्पीच जो नफरती भाषण है उसको उस तरह के भाषण के आपने सुने? संतोष जी, जहां तक सवाल है मोदी जी का जो 4-5 दिन से लगातार भाषण हो रहा है, उनका जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद से खुद को शिफ्ट करके फिर से धार्मिक उन्माद की तरफ जनता को ले जाना चाहते हैं, खासकर दलित और अल्पसंख्यक जो कमजोर तबके के लोग हैं उनमें भ्रम का
जाल फैलाना चाहते हैं। यह उसका एक सोची साजिश के तहत वह अपनी बातों को लोगों के सामने अपने भाषण में रख रहे हैं। हम आपको 3 दिन पहले अलीगढ़ के जो भाषण हुआ अलीगढ़ में यूपी के, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने उसकी शुरुआत उससे भी पहले की थी, लेकिन हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमने ताला लगा दिया है, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ताला लगा दिया है। और जो बाकी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल की तरफ था उनका इशारा, और कांग्रेस की तरफ इशारा था कि ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी है, और उसमें हम लोगों ने ताला जड़ दिया है, अलीगढ़ का ताला जड़ दिया है। जहां तक हेट स्पीच का सवाल है, 75 साल के इतिहास में कभी भी इस तरह से किसी प्रधानमंत्री को इस स्तर पर बोलते सचमुच मैंने नहीं सुना है। यह पहला मौका है जब बातें इस स्तर तक हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण की बात पहले भी हुई थी, और कांग्रेस को जो 75 में बड़ा झटका लगा था, 77 के चुनाव में जो एक बड़ा दिक्कत आया था, उसमें एक मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण भी था, जो गलत ढंग से परिवार नियोजन हुआ था। उसके कारण मोदी लगातार लोगों को भटकाते रहते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, और जो गंभीर सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, दलित और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के कल्याण का, उसके हक का, उसकी रोजी रोटी का, उस पर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके आधार पर वो लोगों से वोट मांग सके। सिर्फ 5 किलो अनाज देने के अलावा, और उन्होंने भी एक लोक लुभावन नारा के तहत 5 साल के लिए इस 5 किलो अनाज को बढ़ा दिया है। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि गरीबों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए कितनी उपलब्धि रही है, रेलवे, बस स्टैंड, हवाई अड्डा और कई फैक्ट्री, कहां कहां किन किन को गिफ्ट में दे दिया गया। जनता सब कुछ जान रही है। अब जनता को फैसला लेना है, और जनता इस चुनाव में उसकी चुप्पी बता रही है कि कहीं ना कहीं उनको इन बातों में कोई रुचि नहीं है। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो अपना पसीना, अपना जितना भी खून सुखा रहे हैं, जनता उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही है। जी प्रभात जी, आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात अभी की है। आप जानते होंगे कि हम लोगों से पहले की जो पीढ़ी है, मतलब हम लोग के दादा से अगर लें, उस पीढ़ी से पीछे हिंदू समाज में भी एक एक व्यक्ति के 10 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे इस तरह से हुआ करते थे। इधर 1, 2, 3 पीढ़ी से चीजें बदली, लेकिन हिंदू समाज में भी 11, 11, 12, 12 बच्चे हुआ करते थे। तेजस्वी यादव ने मोदी जी के इस भाषण के बाद बीजेपी के कई ऐसे नेताओं को गिनवा दिया है, मोदी जी तक, योगी और इस तरह से बहुत सारे नेताओं को, कि कितने भाई बहन हैं, और 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो सच्चाई है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है और इसको छुपाया जाता रहा है। लेकिन हालांकि अब जो प्रगतिशील जो समाज बनता जा रहा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, मुसलमान में भी जो पढ़ लिख कर आगे गए हैं, उनके बच्चे उनके बहुत कम हो गए हैं। कई ऐसे आपके संपर्क में भी होंगे। तो इस तरह से गुमराह करना और इस तरह से चीजों को ले जाना। उसके बाद 2-3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक तो माओवादी सोच, नक्सल, अर्बन नक्सल की बात। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक आबादी नियंत्रण का सवाल है, आबादी नियंत्रण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा है। शिक्षा, सही शिक्षा नहीं होने के कारण ही आबादी का जो इस तरह से विस्फोट हो रहा है, और लगातार हम लोग अब 1.5 अरब की तरफ जा रहे हैं। आने वाले समय में अब इतना सा छोटा
क्षेत्रफल के बीच हम लोग रह रहे हैं और हम 2 अरब पर जाएंगे क्या? आबादी नियंत्रण कितना जरूरी है यह सबको मालूम है और इस बात को मुस्लिम समाज भी आज जान रही है। मुस्लिम समाज पर इसका ठिकारा फोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो पिछड़े और दलित के लोग हैं वो कितना आबादी नियंत्रण के प्रति सजग है या जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम है वो किस तरह से, अगर आपको 4 लड़की हो गई तो उसके बाद भी एक लड़के के लिए लगातार संतान की इच्छा रखते हैं। ये कोई ये भारत की के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है और आबादी नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए सही नीति बनाने की जरूरत है, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है और डराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का पुराना स्टाइल है लोगों को डराना, पैदा करना, दूसरे पक्ष को दिखाकर अपने पक्ष में करना। राजस्थान के बाद उन्होंने कल होकर अलीगढ़ में भाषण दिया है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यानी राहुल गांधी सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा कर्मचारी है उनकी कितनी संपत्ति है। यह सर्वे कराकर कांग्रेस सरकार के नाम पर आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी कि अगर आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर छीन लेगी। यह माओवादी सोच है। अब यही नीति कांग्रेस देश में लागू करना चाहती है। ये जो सर्वे है, दरअसल राहुल गांधी बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि जो कास्ट सेंसस है वो एक एक्सरे की तरह है। बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट है वो सामने रिपोर्ट आई और उसके आधार पर उससे तो कोई ऐसा नहीं दिखता है कि अर्बन नक्सल वाली सोच है। कम से कम ये पता चला कि सवर्ण में भी गरीब हैं और किसके पास कितनी नौकरियां किस जाति के पास है, किसके पास संपत्ति कितनी है। तो इसको कैसे गुमराह करके मोदी जी ये कहते हैं कि डरा रहे एक तरह से जो हिंदू आबादी है उसको, खासकर SC ST OBC को, कि ये सर्वे दरअसल ये जाति का सेंसस नहीं कर रहे हैं। लोगों को समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सर्वे की सच्चाई को छुपा रहे हैं। ये सर्वे वो नहीं है, कास्ट सेंसस है। जाति आधारित गणना की बात जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर और सामाजिक आर्थिक गणना होगी। आप जानते हैं कि 1931 के बाद जो कास्ट सेंसस है वो उस तरह से नहीं हुआ जो बिहार ने पहली बार कराई है उसने गणना। जब भी 10 साल के अंतराल पर जो सेंसस होता है उसमें OBC और जनरल की गिनती नहीं होती है, SC ST की होती है, माइनॉरिटी की होती है। तो यहाँ भी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और मंगलसूत्र की बात उन्होंने की, मतलब कैसे महिलाओं को, खास करके हिंदू महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये लोग यानी कांग्रेस वाले मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि वो अपने परिवार की बात की, मंगलसूत्र तो जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी का मंगलसूत्र छीन गया, मतलब देश के लिए समर्पित हो गया। तो इस तरह से जवाब दिया है। तो मोदी जी जो झूठ का पुलिंदा लेकर सामने लगातार आ रहे हैं और मीडिया बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। संतोष जी, मैं मुख्य रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें 2-3 तरह की बातें हुई। मोदी जी 3 तरह से लोगों को डरा रहे हैं। एक तो जातीय जनगणना को गलत ढंग से उसको गलत करके, जो बिहार में जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार ने किसका धन संपत्ति, किसका मकान किसके बीच बांट दिया, इसका उदाहरण उनके एक सरकार के घटक नीतीश कुमार जो अभी साथ है उन्होंने ही कराया था। और वो क्या कर रहे हैं यह तो सबसे पहले नीतीश कुमार बताना चाहिए और मोदी जी को सबसे पहले नीतीश जी से पूछना चाहिए कि क्या आपने ऐसा किया है, ऐसी योजना है कि आप पैसा जिनके 2 घर है उसको बांट देंगे।
जिनके पास अधिक संपत्ति है उसको दूसरे लोगों को दे देंगे। देखिए, आर्थिक आधार पर भी जातीय जनगणना के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा सर्वे हुआ है। कई ऐसी अग्री जाति में भी लोग हैं जिनके पास नौकरियां कम है, आय का स्रोत कम है, खेती है लेकिन आय नहीं है उसके हिसाब से। ये कई बातें उस जनगणना के क्रम में आया है, लेकिन मोदी जी हताशा का शिकार दिख रहे हैं, जिसके कारण वो बौखला गए हैं और वो लगातार मूल मुद्दा से भटककर जनता को भटका रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलसूत्र का जहां तक सवाल है, मंगलसूत्र को कोई काहे किसी का बेच देगा, काहे उसको, लेकिन महिला की सबसे कमजोर नाम होती है, महिलाओं में शिक्षा की कमी होती है, महिलाओं का में डर ज्यादा होता है। तो जिस तरह से जंगल राज के जमाने में भी महिलाओं को आज भी लोग जंगल राज का याद दिलाकर महिलाओं को यह डर पैदा किया जाता है कि वो 20 साल वाला पुराना इतिहास बिहार में आ सकता है। कई तरह की बातें हैं, तो महिलाओं को डराने की एक कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को फुसलाने की भी कोशिश हो रही है, दलित और पिछड़े के साथ ही सलूक किया जा रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि पिछड़े के साथ जो मोदी के राज में नाइंसाफी हुई है, उनको पिछड़ों को सोचना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के आने के बाद ओबीसी का कटअप कहां चला गया, ये सारे बुद्धिजीवी पिछड़ा समझते हैं, लेकिन जो बहुत नीचे तबके के, जिसके भीतर शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है, जो सीधे तलवार और झंडा लेकर जयकारा लगाते हैं, उनको इस चीज से इसका जानकारी ही नहीं है जी। कभी तो भी किसी भी जुलूस में देखिएगा कि उस वर्ग का बच्चा नहीं है जो पढ़ रहा लिख रहा है, ज्यादातर वैसे उन्मादी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौपट कर दिया गया है, किस तरह से महंगा बनाया जा रहा है। जो शिक्षा गरीब तक पहुंच गई थी, फिर उसको एक नए पैटर्न में डालकर, नए रास्ते पर डालकर पिछड़ों और दलितों को शिक्षा से रोका जा रहा है। सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा की है, और मोदी जैसे नेता जब तक रहेंगे वो शिक्षा को नहीं पनपने देंगे, शिक्षा की बात नहीं होने देंगे। पिछड़ों को पिछड़ा होने के बावजूद भी पिछड़े को गर्दन काटने की बात करते हैं, उनकी नीतियां गर्दन काटने की। कुल मिलाकर जो सरकार के पास कुछ गिनाने को है नहीं। 2-3 मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं पा रहा है। जो सरकार बीजेपी ने सोची थी कि राम मंदिर के भरोसे इस बार इलेक्शन लड़ जाएंगे, तो वो हुआ नहीं। दूसरा 370 बार बार गिनाया जाता है कि 370 धारा जो है हमने हटाया है। और उसके बाद 5 किलो अनाज उज्ज्वला योजना, जिसकी सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर घर में पड़ा है, लेकिन लोगों को गैस भराने को पैसे नहीं है। 5 किलो अनाज तो गरीब को गरीब बनाए रखने का एक गुप्त एजेंडा ही है। तो सरकार के पास कुछ खास गिनाने को नहीं है जो आम आदमी के लिए किया गया हो। डरी हुई है बीजेपी सरकार, और यही वजह है कि वह मुसलमान का नाम लेकर, मुसलमान को आगे करके तमाम बहुजन आबादी को या हिंदू को एक करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा कर रही है। और इसी के तहत जो इसके बीच से जो इसका कांग्रेस ने जो क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उससे बीजेपी घबरा गई और मोदी जी घबरा गए कि यदि आम आदमी तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जो किस तरह से सामाजिक न्याय की बात उसमें की गई, हिस्सेदारी की बात की गई, युवाओं के लिए न्याय, तमाम चीजें, यदि आम लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी तो बीजेपी के लिए और मुश्किल सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तोड़ मरोड़ कर सामने पेश किया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। मेरे पास कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इसमें जो चीजें हैं, पहले ही है सामाजिक न्याय की बात, हिस्सेदारी न्याय,
एससी एसटी ओबीसी समाज शुरू से हिस्सेदारी की बात करता रहा है। आरक्षण लाया गया तो हिस्सेदारी मजबूत करने की कोशिश की गई। बीजेपी सरकार बार-बार आरक्षण की बात करती है। अभी जयपुर में मोदी ने एक बार फिर डराया है एससी एसटी ओबीसी को, यह कहकर, यह भी झूठ ही है। एक अखबार है जिसमें वो खबर छपी है, एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी कांग्रेस, पीएम मोदी। और उसमें साफ-साफ लिखा है कि किस तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आम आदमी को यह गुमराह करने की कोशिश की है कि कैसे कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण के खिलाफ रही है और इसका हक मुसलमानों को देना चाहती है। जबकि सच्चाई देश जान रहा है कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनसंघ से लेकर आरएसएस और बीजेपी हमेशा रही है। हम बात कर रहे थे घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय की बात है, सोशल जस्टिस की बात है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, इससे सीधे-सीधे यह कनेक्ट एससी, एसटी, ओबीसी को यानी 85% आबादी को यह कनेक्ट करता है घोषणा पत्र। इसमें लिखा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति आधारित गणना करवाएगी। मोदी कास्ट सेंसस करवाना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि कास्ट सेंसस की बात आएगी तो जो अपर कास्ट वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी इस सर्वे की बात करती है जो बिहार ने करवाया है और इसे डाइवर्ट करके लोगों को ये समझाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे ये लोग। आपके घर में जो चीजें रखी हैं उसका सर्वे करा करके और उसकी जांच करेंगे, उससे छीनेंगे और लोगों में बांटेंगे। कैसे इसमें मैनिफेस्टो में जो लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि कैसे कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग, अपर कास्ट का जो गरीब है, आर्थिक आधार ईडब्ल्यूएस वाले को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। यानी जिस तरह से बिहार ने 50% से बढ़ाकर 75% ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग किया, उस तरह से सरकार, कांग्रेस सरकार आएगी तो करेगी। यह क्रांतिकारी कदम होगा। इससे घबराकर चीजों को बिल्कुल डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कई मैनिफेस्टो में कहीं भी मुसलमान की बात नहीं, अल्पसंख्यक की बात जरूर है। अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग आते हैं। इसने युवाओं को नौकरी देने की बात की। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराकर प्रधानमंत्री मोदी इसी मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही कटघरे में खड़ा करना चाहती है बीजेपी, या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आम लोगों को, जो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट कर दिया जाए। नारी न्याय की बात इसमें है। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में जिक्र है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। किसान न्याय की बात है, युवा न्याय की बात है। युवाओं को कैसे साफ साफ लिखा है कि जो कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, जो लगातार बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, ये मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके इस समस्या का समाधान करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देगी। 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी विभिन्न स्तरों पर। तो नौकरी की बात कर रही है कांग्रेस। इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जो छात्रों को, युवाओं के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, खासकर सोशल जस्टिस। तो बीजेपी सोशल जस्टिस के खिलाफ है, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगातार रही है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मैनिफेस्टो को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। कांग्रेस की वेबसाइट पर घोषणा पत्र है, आप या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैनिफेस्टो कांग्रेस 2024 पीडीएफ हिंदी में भी है, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी है। आप खुद जाकर पढ़िए और देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर कैसे नफरती भाषण के रूप में सामने अपने व्यक्तित्व को पेश कर रहे हैं।
इसको देखना जरूरी है और इस झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से देश को मूर्ख बनाते हैं, इसका उदाहरण हम यहाँ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। यदि मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो फिर उत्तर प्रदेश में मोदी भाईजान कैंपेन क्यों चलवाते हैं? अगर मुसलमान घुसपैठिए हैं तो फिर बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ क्यों है? शहनवाज हुसैन से लेकर जो कई ऐसे नेता, मुस्लिम नेता हैं बीजेपी में, उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। एक मिनट, नेटवर्क पूरा जी डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हाँ, इसको किया जाए। तो मैं बीच फिर में से बात कंटिन्यू, मैंने अपनी बात रखी है। हम उस पे आ रहे जी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक चुनावी सभा में मुसलमान को टारगेट करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और दूसरी ही सभा में क्रिकेटर मोहम्मद शामी का नाम लेकर के मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते हैं। कैसे 3 तलाक की बात करके मुस्लिम महिलाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं, हज कोटा बढ़ाने की बात करके रिझाने की कोशिश करते हैं और फिर उसी भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस या विपक्षी दल तुष्टीकरण कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आरक्षण की बात आप लोगों ने की, मैंने जो आरक्षण को लेके गुमराह करने की कोशिश चल रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है दलित और पिछड़ों को डराया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को इसका लाभ दिया जाएगा और कई गुमराह करने की कोशिश हो रही है। एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या मोदी जी ने मान लिया है कि अब वो 400 पार नहीं जाएंगे? मोदी जी का ये भ्रम टूट गया है कि उनकी सरकार अब खतरे में दिख रही है? वो इतने हताशा में क्यों है? जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो घबराए हुए दिखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी हताशा और घबराहट दिखती है और उसके कारण वो मुद्दा विहीन होकर बात करते हैं। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, कभी हिंदुओं के तुष्टीकरण की बात करते हैं, कभी उनका राम के प्रति जो है स्वभाव जगता है, हनुमान के प्रति भाव जगता है। वो कभी एक बैठक में, एक सभा में कहते हैं कि हनुमान चालीसा कर्नाटक की बात शायद मैंने पढ़ी है कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा को पढ़ने से रोका जा रहा है, वहां की सरकार वो हनुमान चालीसा तक को पसंद नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी की बात आप कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? वो कहाँ गुमराह करना चाहते हैं? किस सवाल, आखिर वो किसी एक डाल पर बैठकर तो बात करें। लगातार हज, एक तरफ आप ही बता रहे हैं कि हज के कोटा को बढ़ाते हैं, मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए उसके वजीफे में वृद्धि की बात करते हैं, घुसपैठियों को तरजीह देने की बात करते हैं। तो एक तरफ भीतर भीतर वो मुस्लिम तुष्टीकरण भी करते हैं और हिंदुओं को बरगलाते भी हैं, हिंदुओं का तुष्टीकरण भी करते हैं और उनको डराते भी हैं। तो ये दोहरा नीति और दोहरा चरित्र यह बता रहा है कि मोदी जी इस चुनाव में घबरा गए हैं। उनका 400 पार का नारा कहीं ना कहीं संकट में है। पहले चरण के बाद ही 102 सीट पर जो चुनाव हुआ है उससे उनकी हताशा सामने आ रही है और अब तो 26 तारीख को दूसरे चरण का भी चुनाव होने जा रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उसी तुष्टीकरण पर हम आना चाहते हैं कि कैसे महंगाई, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों को चाहते हैं कि विमर्श के केंद्र में नहीं आए और जो सामाजिक न्याय की बात है, जाति आधारित गणना की बात है या जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में SC, ST, OBC के लिए जो कुछ कहा गया है वो सामने ना आए, उससे घबराकर ये सारी बातें कह रहे हैं। कितनी चालाकी से ये जो लोग हैं, जो खासकर SC, ST, OBC वाले लोग हैं, उनको सोचना होगा कि कैसे आपको मुसलमानों के सामने खड़ा करके ये लोग उल्लू बनाते हैं। खुद तो हज कोटा बढ़ाने की बात करते हैं, बल्कि बढ़ाते भी हैं और कई रिपोर्ट्स हैं, गूगल में सर्च करिएगा
कि कैसे मोदी सरकार ने, चाहे 3 तलाक की बात हो, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं। आपने क्यों एक तरफ घुसपैठिया कहते हैं और घुसपैठिए की माताओं बहनों को आपने क्यों उसके प्रति नरमी दिखलाई, रहमदिली दिखाई? कई योजनाएं इस दौरान 10 साल में बीजेपी ने कई मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। जैसे एबीपी की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट है, 29 दिसंबर की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आइए जानते हैं केंद्र सरकार की योजना इस बारे में। जो 2022 की बात करें तो इस साल भी केंद्र की तरफ से इन समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, योग्यता साधन आधारित छात्रवृत्ति। तो इस तरह से कई योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए इस सरकार ने शुरू की है। सीखो और कमाओ योजना है, उस्ताद है, हमारी धरोहर है, नया सवेरा योजना, इस तरह से कई योजना है, पारसी योजना, जियो पारसी योजना। तो एक तरफ तो आप अल्पसंख्यक के लिए योजनाएं बनाने की बात करते हैं, 3 तलाक हटाने की बात करते हैं, 3 तलाक कानून जो कानून ला करके हटाते हैं, तो देश की जनता को, खासकर हिंदू समुदाय को आप मूर्ख बना रहे हैं। तुष्टीकरण खुद करते हैं और दूसरे को कांग्रेस या विपक्षी दलों को मुस्लिम परस्त पार्टियां घोषित करके आप तमाम हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इसको एक्सपोज विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कर पाती है? क्या कमी है? विपक्षी पार्टियों के साथ सबसे बड़ा दर्द है कि विपक्षी पार्टियों में भी कई तरह के कमियां हैं और कई तरह के उनके दोष हैं। उनका व्यक्तिगत लाभ सबसे सर्वोपरि है, उनका परिवार सर्वोपरि है। वो भ्रष्टाचार और निश्चित तौर से परिवारवाद के मामले में इतने घिरे हैं कि मोदी के खिलाफ बोलने में और गोलबंद होकर किसी बात को कहने की ताकत नहीं रखते हैं। कांग्रेस भी आज बहुत कमजोर स्थिति में चली गई है। कांग्रेस का जनाधार इतना कमजोर हो गया है। आज हम बिहार की बात करें तो बिहार में उसके पास कोई चेहरा नहीं है। बिहार में जो अभी हाल में टिकट का बंटवारा है उसको अगर देख लीजिए तो आप सिर पीट कर रह जाएंगे कि एक तरफ मैनिफेस्टो में जिस तरह से राहुल गांधी जितनी ऊंची बातें कर रहे हैं, जितना अच्छे सपने लोगों के लिए लाए हैं, एकदम ठीक उसका यहाँ का प्रदेश नेतृत्व ठीक उसके पलट व्यवहार कर रहा है। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह के सामयिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।